हमने आपको एक तरह से डेफिनेशन बताई, एक तरह से स्टेप्स बताए और एक तरह से इतिहास उसको हमने बताया। कौशलों पर जब चर्चा करते हैं अब कि कौन कौन से कौशल महत्वपूर्ण कौशल हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है हैं? सबसे पहले आता है हमारा उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल सबसे हाँ, पहला कौशल उसने कहा। ये जो 10 भागों में बांटने के लिए कहा गया ना, एक टीचर की पूरी एक्टिविटीज को क्लास की 10 भागों में बांटा उसने, और इस माइक्रो टीचिंग के लैब में कहा कि अब प्रैक्टिस करो भैया, और एक मिक्सचर से दूसरे मिक्सचर में मिलाओ। तो उद्देश्य लेखन कौशल पहला कहा, वहीं दूसरा कहा मालूम है नहीं, पाठ प्रस्तावना कौशल। दूसरा, तीसरा अनुशीलन प्रश्न कौशल। चौथा व्याख्या कौशल। तीसरा पांचवा दृष्टांत व्याख्या कौशल। छठवां पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल। सातवां उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आठवां छात्र सहभाग कौशल। नवां श्यामपट्ट प्रयोग कौशल। और 10वां पाठ समापन कौशल। ये 10 कौशल महत्वपूर्ण 10 कौशल हैं जो एक क्लास में टीचर 40 मिनट पढ़ाता है, तो उस 40 मिनट के दौरान वो कौन कौन सी क्रियाओं को करता है, उस सारी क्रियाओं को 10 भागों में डिवाइड किया उसने और कहा कि इन 10 को आप अलग अलग माइक्रो टीचिंग के लैब में प्रैक्टिस करिए और एक एक में परफेक्ट होते जाइए। एक समय आएगा कि आप पूरे में परफेक्ट हो जाएंगे और एक अच्छे अध्यापक का निर्माण आपके अंदर हो जाएगा, एक अच्छा अध्यापक आप बन जाओगे। तो ये 10 कौशल को उसने एक क्रम में रखा। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये जो क्रम है ना, ये क्रम अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से रखा गया हुआ क्रम है, सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया हुआ है। इस क्रम में परिवर्तन करोगे तो इसका भाव टूट जाएगा, इसका भावार्थ अलग हो जाएगा, इसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसलिए क्रम उसी प्रकार से रखा गया हुआ है जिस क्रम से हम प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और अंत तक ले जाते हैं। देख लो ना, पहला क्या है? पहला ही कह रहा है कि उद्देश्य। कोई भी क्रिया हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य को बनाते हैं, और
कोई क्रिया का अंत कब होता है? जब परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम समापन करते हैं तो उसका अंत होता है। तो वही उसने किया है कि शुरुआत ही उद्देश्य से किया है और अंत किया है समापन से। तो ये अपने आप में ये जो क्रमिक रूप से सिस्टमेटिक तरीके से इस कौशल को रखा है ना, इसमें लोग भूल कर देते हैं। कोई कब रख देगा, कभी उद्देश्य को बाहर कर देगा, कभी उद्देश्य को लास्ट में कर देगा। लेकिन ये इस तरह से छेड़छाड़ करना उसमें ये गलत होता है। हमेशा आप उद्देश्य जब तक निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाओगे। उद्देश्य विहीन प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं होता है। उद्देश्य विहीन प्रक्रिया का कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसलिए उद्देश्य पहले बनाओ कि हमें क्या करना है। उद्देश्य, सुनिएगा, ये परिभाषा है, उद्देश्य के निर्धारण मात्र से ही उसके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। एक ऐसा उद्देश्य है कि जो ही उद्देश्य बनाओगे ना, जो भी रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होती हैं ना, वो अपने आप मिलती चली जाती हैं और समाप्त होती चली जाती है। जब तक उद्देश्य नहीं बनाओगे तो तुम्हारे अंदर बेचैनी होती है। तुम सही रास्ते पर खोज ही नहीं पाते हो, कहां जाओगे, क्या करोगे। जैसे जब तक नहीं बनाए थे उद्देश्य की बीएड करना है, तब तक क्या यहां बैठे थे क्या? जब बना लिए कि बीएड करना है तो देखो स्थान मिल गया अपने आप से। बीएड का फॉर्म भरा होगा, बीएड का परीक्षा दिया होगा, फिर काउंसलिंग किए होंगे, किताबों को पढ़ा होगा, फिर आ गए तुम यहां पर। तो उद्देश्य बना लिए तो परिणाम अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो उद्देश्य के निर्धारण मात्र से ही रास्ते में आने वाले सारी बाधाएं स्वतः ही अपने आप समाप्त होती चली जाती है। किसी क्रिया का जब कोई क्रिया प्रारंभ होती है तो उसका कोई अंत तो होता है ना। आप चाहे हिमालय पर्वत पर भी चढ़ो तो कहीं ना कहीं अंत तो होगा ना। ऐसा नहीं ना अनंत है। जो क्रिया प्रारंभ होती है उसका कहीं ना कहीं अंत होता है। तो क्रिया का अंत कहां होगा? सुनिएगा, क्रिया का अंत कहां होगा इसको हम क्रिया के प्रारंभ में ही जान लें तो वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। बुझे नहीं बुझे, क्रिया का अंत कहां होगा उसको हम क्रिया के प्रारंभ होने के पहले ही जान लें तो वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। हमको कल गोरखपुर जाना है, गए नहीं? गए नहीं ना? कल गोरखपुर जाना है, ये हमारी क्रिया प्रारंभ नहीं हुई लेकिन हमने पहले ही जान लिया। तो पहले ही हम तय कर लिए कि हमको कल गोरखपुर जाना है। जो ही तय कर लेंगे ना, त्यों ही आप गोरखपुर जाने के अच्छे मार्ग ढूंढना प्रारंभ करोगे, रास्ते ढूंढना प्रारंभ करोगे। किधर से कम समय लगेगा, किधर से कम धन लगेगा, किधर के रास्ते सही हैं, ये आप उसको जानने का प्रयास लोगों से करना शुरू कर लेंगे। मार्ग अपने आप मिलता चला जाएगा, बाधाएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। और एक समय आएगा कि जब क्रिया का प्रारंभ करोगे तो आपको सही समय पर कम व्यय में आप उस मार्ग पर, उस स्थान पर पहुंच जाओगे। तो ये उद्देश्य का महत्व होता है। उद्देश्य का निर्धारण पहले आपको करना पड़ता है। जो ही उद्देश्य करेंगे आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति स्वाभाविक सी होती है। अब सवाल उद्देश्य का यहां नहीं है। उद्देश्य तो एक जनरल परिभाषा हमने बताया है आपको। हमारा तो कौशल कहता है उद्देश्य, लेखन, कौशल, इनमें 3 शब्द मिले हुए हैं। हम मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे आज, क्योंकि बहुत सारी बातें बताना थोड़ा कठिन है।
उद्देश्य लेखन कौशल, ठीक है, उद्देश्य की चर्चा हमने आपसे कर लिया, लेकिन वो कहता है कि उद्देश्य लिखने की कला, वो कैसे आप उद्देश्यों का निर्माण करोगे, ये कला होनी चाहिए आपके अंदर, वो कुशलता होनी चाहिए, लिखने की शैली होनी चाहिए, वो लिखने की शैली में कौन कौन सी मान्यताएं होनी चाहिए, वो चीजें हमको सीखनी है, वो चीजें हमको जाननी है कि कैसे हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे ताकि हमें वहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर हमें सहूलियत से हमारा उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। अब जो उद्देश्य आपको यहां मिलेगा वही उद्देश्य गोरखपुर में नहीं रहेगा। गोरखपुर का एक अपना वातावरण है, शहर का एक अपना वातावरण है, गांव का अपना एक वातावरण है, यहाँ के उद्देश्य अलग होंगे, वहां के उद्देश्य अलग होंगे, अलग अलग जगहों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। टॉपिक एक होगा पर उद्देश्य अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तकनीक का ज्यादा प्रयोग करेंगे, यहां तकनीक का प्रयोग नहीं हो पाएगा। वहां टीचिंग में लर्निंग मटेरियल का दूसरा प्रयोग करोगे, यहां नहीं कर पाओगे। तो जहां की जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसा वातावरण होता है, उस हिसाब से उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसकी कलाओं को सीखना, उसने लिखने की शैली को सीखना, यह उद्देश्य लेखन कौशल कहलाता है। मेरी बात समझ में आए गई होगी, ठीक है? नहीं आई समझ में? उद्देश्य लिखना, कैसे लिखेंगे कि सही उद्देश्य आपका हो जाए। उद्देश्य दो तरह के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, लंबे अवधि के लिए होता है और वहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर होता है जहां आपका ये संस्थान है। सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होते हैं, ध्यान दो ना, सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य उस पाठ पर आधारित होता है, उस टॉपिक पर आधारित होता है, उस कंटेंट पर आधारित होता है जिसको लेकर के आप उस दिन पढ़ाने जा रहे होते हो। जिस दिन जो चीज पढ़ाने जाओ उस पर बना जो उद्देश्य होता है उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य रोज बदलते हैं, स्वाभाविक है। टॉपिक रोज बदलेगा तो विशिष्ट उद्देश्य बदलेगा, क्योंकि वो टॉपिक पर आधारित है, वो प्रकरण पर आधारित है। तो प्रकरण पर आधारित जो विशिष्ट उद्देश्य बनेंगे वो रोज परिवर्तन होता रहता है, जबकि सामान्य उद्देश्य विषय पर आधारित होता है और विषय का परिवर्तन रोज नहीं होता है। इसलिए जब विषय बदलते हैं तो सामान्य उद्देश्य बदलते हैं और जब टॉपिक बदलते हैं तब विशिष्ट उद्देश्य बदलता है। तो विशिष्ट उद्देश्य रोज बदलेंगे, सामान्य उद्देश्य नहीं बदलेंगे। अब सवाल उठता है कि विशिष्ट उद्देश्य ही पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो विशिष्ट उद्देश्य पर ही होना है, क्योंकि वही हमको रोज लिख करके लाना होता है। जब पढ़ाने आओगे तो विशिष्ट उद्देश्य लिख करके लाएंगे आप। उसमें आपको 4 सिद्धांतों का पालन करना है। विशिष्ट उद्देश्य को लिखने समय 4 सिद्धांतों का पालन करना होता है। पहला सिद्धांत बोलता है कि जो सेंटेंस है वो स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। मेरी भाव को समझना, जो वाक्य है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। पहला सिद्धांत बोलता है। दूसरा सिद्धांत बोलता है कि अधिगम का परिणाम स्पष्ट होना चाहिए। व्हाट इज द रिजल्ट, उद्देश्य के रिजल्ट क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा क्या कहता है कि
उद्देश्य हमेशा उस प्रकरण से संबंधित होना चाहिए जो आप पढ़ाने जा रहे हो, प्रकरण के इतर नहीं होना चाहिए। ये तो समझ गया होगा। चौथा क्या कहता है कि उस प्रकरण में कितने बिंदु को पढ़ा रहे हो आप, एक दिन में कितने पॉइंट्स को पढ़ा रहे हो। क्या आप एक दिन में बिना पॉइंट्स के पढ़ा सकते हो? क्या नहीं पढ़ा सकते हो? क्यों? क्योंकि आप जिन बच्चों के लिए आप टीचर बनने जा रहे हो, उनका जो मेंटल लेवल होता है, वो मेंटल लेवल इतना मैच्योर नहीं होता है कि एक ही फ्लो में आप सारा बोल जाइए और वो आपकी बात को सीख लेगा। बालक की अवस्थाओं पर निर्भर करता है, बालक के मेंटल मैच्योरिटी पर निर्भर करता है कि कितना वो मैच्योर है। उस मैच्योरिटी के आधार पर आप उसको क्लासरूम में प्रकरण को एक साथ रखने का काम करेंगे। जैसे एक छोटा बालक होता है शैशवावस्था में और एक आप हो किशोरावस्था में, दोनों के भोजन की बारंबारता में फर्क है, भोजन ग्रहण करने की बारंबारता में फर्क होता है। छोटा बालक जो शिशु है वो दिन में कई बार भोजन करने के लिए इच्छा व्यक्त करता है, कई बार, वो एक एक घंटे में करेगा। क्या उसकी इच्छाओं को पूरे दिन का भोजन एक बार में दे करके काम चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। और आप जब मैच्योर हो गए हो, युवा अवस्था में हो, तो आप में परिवर्तन हो गया और आप एक बार खा के आते हो, पूरा दिन रहते हो, आपको फिर दिन में कई बार खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। यह परिवर्तन होता है दोनों में। तो किशोरावस्था, आप जिस बालक को पढ़ाने जा रहे हो ना, वो बालक उतना मैच्योर नहीं होता है कि आपकी एक ही फ्लुएंसी में पूरा चैप्टर समाप्त कर ली जाइए और वो आपकी बात को सुन लेगा ध्यान से ना। अभी तो मैं बोल रहा हूं, इसमें से कई लोगों का मन चंचल हो रहा है, ध्यान भंग हो रहा है, ध्यान बट रहा है। जो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो जिस बालक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, तो उसके हिसाब से हम भोजन देना प्रारंभ करेंगे। उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके अपने टॉपिक को रखते हैं, यानी बिंदुओं में बांटते हैं। एक प्रधानमंत्री का अगर टॉपिक है तो प्रधानमंत्री के कई पॉइंट्स बांटेंगे, योग्यता का एक पॉइंट्स बांटेंगे, कार्यकाल का एक पॉइंट्स बांटेंगे, निर्वाचन का एक पॉइंट बांटेंगे, अधिकारों का एक पॉइंट बांटेंगे, अलग अलग छोटे 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 छोटे। और अलग अलग बांटोगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में जो ज्ञान दिए जाते हैं। सेमेस्टर प्रणाली क्यों लागी हुई है? इसीलिए ना कि पाठ्यक्रम को छोटा कर दिया जाए, आपको लोड ज्यादा ना हो। इसी आधार पर हम प्रकरण को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं ताकि बालक को उसके अनुकूल हम परोस सकें और वो उसको ग्रहण कर सके। तो चौथा जो पॉइंट है हमारा सिद्धांत, वो ये कहता है कि जितने भी पॉइंट्स आप बनाए हो, वो चारों पॉइंट, 3 पॉइंट जो भी बनाए हो, इसका उल्लेख अपने उद्देश्यों में करना होता है। क्योंकि उद्देश्य क्या है ना, एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, वो मान करके चलते हैं हम, एक आधार बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है, और आधार बना करके ही हम चलेंगे तो रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि इन 4 सिद्धांतों को हमने बताया। अब चारों में अगर हम पूछें कि पहला जो कहता है कि स्पष्ट वाक्यों में होना चाहिए, जरा एक कोई एग्जांपल देके बता दो। स्पष्ट वाक्य में ही कोई चीज शब्द हमको समझा दो कि ये चीजें स्पष्ट वाक्य में है। ये तो लिखने की कला होती है, इस लेवल पर आ गए हो, लेकिन सेंटेंस को कैसे स्पष्ट लाएं, स्पष्टता लाएं, शायद वो चीजें अभी अभाव है आपके अंदर। एक उदाहरण में आपके सामने देखो, टीचर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है ना, उदाहरण दे दो तो अपने आप सरलीकरण हो जाती है, सहज हो जाती है। और सरलीकरण, सहज बना करके ही प्रस्तुत करना एक अच्छे अध्यापक की क्वालिटीज मानी जाती है। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं कि अगर हम कहते हैं कि
राम घर जा रहा है। ओके, राम घर जा रहा है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, राम घर भी जा रहा है। कौन सा स्पष्ट है? सीधे सीधे बात है। इसमें स्पष्टता है कि घर ही जा रहा है, और वो है कि घर भी जा रहा है, इसका मतलब कहीं और जा रहा है वो, तो वो दुविधा की स्थिति में है। वहां स्पष्टता नहीं है। अस्पष्टता वो है कि जहां एकदम साफ लिखा हुआ है कि राम घर जा रहा है। तो आपको भी वो अपने उद्देश्यों को लिखते समय उसमें अस्पष्टता दिखनी चाहिए। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होनी चाहिए कि यही करने जा रहा है। इस बात का आपको उद्देश्य लिखने की कलाओं में सीखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप, ये तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, नहीं? ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरे महत्वपूर्ण है कि अधिगम का परिणाम अस्पष्ट हो। टीचिंग लर्निंग जो होती है ना, अधिगम सीखने और सिखाने का रिजल्ट क्या है, इसमें अस्पष्ट होना चाहिए, परिणाम झलकना चाहिए उसमें। क्रिया के अंत में, शिक्षण के उपरांत क्रिया के अंत में बालक के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन ही एक शिक्षा का हमारा महत्वपूर्ण अर्थ होता है। अगर व्यवहार में चेंजेस नहीं हुए तो शिक्षा हमारी फेल हो जाती है। हम इतना पढ़ाएं, इतना चिल्लाएं, 1 घंटा चिल्लाएंगे और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे तो हमारा उद्देश्य फेल हो गया, हम खत्म हो गए। यानी हमने जो कुछ दिया इसका मतलब हम आपके अनुकूल नहीं दिए, तो हम आपके अनुकूल दे और आपके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन दिखे तो न हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तो परिवर्तन दिखना चाहिए, आचरण में परिवर्तन हो या ज्ञान में परिवर्तन हो। अब हम थोड़ा सा उस पीछे वाले शब्द पर आते हैं, यहां स्पष्ट करते हैं कि जो कहा जाता है कि शिक्षा, विद्या और ज्ञान, उसको कोरिलेट करते हैं यहीं पर हम। देखो, शिक्षा हमेशा एक माध्यम होती है। शिक्षा एक प्रोसेस, एक माध्यम है। किसके लिए? ज्ञान देने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक जरिया है, एक माध्यम है जिससे हम आपको कुछ एक रास्ता दिखाते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। स्वाभाविक है, एजुकेशन का अर्थ ही निकाल लो तो अंदर से अग्रसरित करना, अंदर से निकालना, अंदर से विकसित करना, यह शिक्षा का अर्थ होता है। तो एक मार्ग दिखाते हैं, शिक्षा एक माध्यम है ज्ञान का। बालक जब जन्म लेता है ना, धरती पर अवतरण जब होता है ना, तो आप लोगों से कई गुना वो ज्ञानी होता है, आप लोगों से 1000 गुना विद्वान है। वो कैसे? उसके पास अंदर सारे ज्ञान भरे हुए हैं। उसे भोजपुरी भी आ रहा है, उसे अंग्रेजी भी आ रहा है, उसे तमिल भी आ रहा है, उसे कन्नड़ भी आ रहा है, उसे बंगाली भी आ रहा है। अमेरिका में जाएगा तो अंग्रेजी भी आ जाएगा उसको। जहां अवतरण लेगा वहां वो सीख जाता है, वहां की बोली बोलना शुरू हो जाता है। तो उसके पास तो सारे ज्ञान है पहले से ही, केवल और केवल हमें रास्ता दिखाना होता है। और रास्ता दिखाने का जो काम होता है वो एजुकेशन के माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है। वो उसके पास अपार भंडार है। भोजपुरी यहां पैदा होगा तो भोजपुरी बोलना प्रारंभ करेगा। वही बालक अगर साउथ में पैदा हो गया तो कन्नड़ से स्टार्ट कर देता है। सारा ज्ञान उसके पास है। तो मामूली बात नहीं है बालक का, बस ये है कि उसको हम धीरे धीरे अपने ज्ञान, अपने शिक्षा के माध्यम से अपनी दिशा की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने का अगर कोई साधन है तो वो शिक्षा कहलाती है। और ज्ञान जब व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है, जब विचारों में परिवर्तन हो जाता है, जब आचरण में परिवर्तन हो जाता है, तो वो विद्या का रूप लेती है। विद्या ददाति विनयम। जब विनय आपके अंदर आ जाए, जब परिवर्तन आपके अंदर आ जाए, वही असली रूप होना चाहिए।
वही असली व्यक्तित्व होना चाहिए। और ये तब आता है जब आपके अंदर विद्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो अधिगम का परिणाम है, ये क्रिया के अंत में कौन सा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का उल्लेख होना चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए। कैसे लिखोगे इसको? क्योंकि लिखने की ही तो कला सिखानी है आपको। कैसे लिखोगे इसको? एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, हाँ। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, छोटा सा उदाहरण, कि ये हमारा जो एक एक दो एग्जाम्पल देंगे, दोनों में फर्क देखना कि कौन सी परिणाम वाला दिख रहा है, कौन सा बिना परिणाम वाला दिख रहा है। छात्र प्रधानमंत्री के बारे में जान सकेगा। ये पहला हमने उद्देश्य बनाया है, फर्स्ट। क्या ये आपको लगता है कि इसमें परिवर्तन दिख रहा है अथवा नहीं? अगर नहीं तो क्यों? नहीं मालूम। ये हालांकि लोग अभी कई स्कूलों में ये बताए जाते हैं कि लिखो जान सकेगा, हाँ, लेकिन उसमें उतना स्पष्टता नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरा लिखते हैं हम, छात्र प्रधानमंत्री के बारे में बता सकेगा। ये दूसरा मैंने लिखा, ये सेकंड सेंटेंस लिखा। अब पहले की अपेक्षा दूसरा ठीक है कि पहला ठीक है? दूसरा ठीक लग रहा है। दूसरे में स्पष्टता है कि यहां लिखा है जान सकेगा और यहां लिखा है बता सकेगा, यानी कहीं ना कहीं पहले से दूसरा थोड़ा सा क्लियर लग रहा है कि परिणाम कुछ बता रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जान सकना ही किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जान जाएं यही हमारा उद्देश्य हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानने के बाद परिवर्तन दिखना चाहिए ना। तो दूसरे, पहले की अपेक्षा दूसरे में परिवर्तन दिख रहा है, बता सकने में वो सक्षम है, यह बात का उल्लेख हो रहा है उसमें। इट मीन्स कि पहले से दूसरा ठीक है। पूरा ठीक है यह भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में सकेगा शब्द लगा हुआ है। अगर हम ये कहेंगे कि छात्र प्रधानमंत्री के बारे में बताएगा, तो ये तो सबसे क्लियर हो गया, लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है, और परिकल्पनाएं परफेक्ट निकले ऐसी संभावनाएं नहीं मानी जा सकती है। इसलिए हमको थोड़ा ना थोड़ा उसमें लोच देना पड़ता है, लचीलापन देना पड़ता है। हम कैसे मान लेंगे कि बताएगा ही वो? भाई वो नहीं भी बता सकता है। इसलिए बताएगा शब्द हम का प्रयोग नहीं करेंगे, बता सकेगा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर, यहां जो 50% का एरर दिख रहा था, यहां मात्र आपको 10% का एरर दिख रहा है। और उद्देश्यों में, परिकल्पनाओं में
10% का एरर लेके चलना चाहिए, 10% का लचीलापन लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये संभावनाएं हैं और संभावनाएं 100% निकले ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये पहले की अपेक्षा दूसरा स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन दिख रहा है। लोहे की सरिया देखे हो ना, जिससे मकानें बनती है, हाँ, उसमें 2 तरह की सरियाएं होती हैं। एक सरिया वो होता है जो घुमाओ तो घूम जाती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें लचीलापन होता है, और एक सरिया वो होता है जो लचीलापन मोड़ोगे तो खट से टूट जाएगा। तो मकानों में कौन सा प्रयोग होता है, खट से टूटने वाला कि लचीलापन वाला? लचीलापन वाला, टूटने वाला नहीं प्रयोग में आता है। तो अच्छा कौन है? जिसमें लचीलापन है। इसलिए हमेशा जिसमें लचीलापन हो वैसा ही उद्देश्यों का निर्माण आप करोगे। तो इन कलाओं के माध्यम से ये जो 4 चीजें हमने आपको बताई हैं, इन 4 सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्य का निर्माण करना आप प्रारंभ करोगे। अब उद्देश्य बना लिया, अब हम आते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल। ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती है। इसमें भी 3 शब्द छिपे हुए हैं, पाठ, प्रस्तावना और कौशल। पाठ को तो मतलब जानिएगा कि पाठ पाठ होता है। पाठ मतलब जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो वो पाठ होता है, लेसन है गया। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना क्यों करते हैं हम इसमें? प्रस्तावना मतलब एक भूमिका होती है, एक जागरूक करते हैं, अलर्टनेस करते हैं अपनी भूमिकाओं के माध्यम से। हम जब कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले कोई भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, कोई भूमिकाएं बताते हैं, ताकि जो श्रोता है उस विषय में जागरूक हो जाए, वो उसका मनोभाव उसके प्रति एकाग्रचित हो जाए। इसके लिए हम भूमिकाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं। और क्लास में भी हम भूमिका के रूप में पहले पाठ को आरंभ करने से पहले कोई ना कोई भूमिका विद्यार्थियों को देते हैं, ताकि वो कक्षा में सजग हो जाए, सतर्क हो जाए और विषय वस्तु की तरफ सचेत हो जाए। इसके लिए हम भूमिकाओं के रूप में कुछ प्रस्तुतिकरण करना प्रारंभ करते हैं। भूमिका का देना ये बड़ा आवश्यक होता है। भूमिकाएं एक संकेत होती हैं, एक सूचनाएं होती हैं कि अब हम आपको ये चीजें देने वाले हैं। जैसे जीवन में आपने ऐसे जगह जाते होंगे जहां आपका कोई परिचय नहीं है। किसी ऑफिस में अगर आपका काम पड़ गया तो वहां आप जाओगे, लेकिन कोई वहां आपको जानने वाला नहीं होता है। आप जिस अधिकारी से मिलने वाले होते हैं उस अधिकारी से आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। आप अपनी बात को रखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसके पास जाएंगे तो आप जाते ही कहेंगे साहब नमस्ते, यही नहीं कहते हैं? तो साहब नमस्ते एक, ये तो अभिवादन का शब्द है भी, अभिवादन तो कहते ही कहते हैं। दूसरा इसमें एक बात छिपी होती है कि एक संकेत हम अगले वाले से करते हैं, एक सूचनाएं देते हैं कि मैं आपसे आप कुछ बातें बताना चाहता हूं। वरना आप खड़े रहो दिन भर, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई आप और उनके बीच में कोई संकेतक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संकेतक के रूप में हम, भूमिकाओं के रूप में हम नमस्ते करते हैं। नमस्ते दोनों तरह से हम उसका अभिवादन भी कर लिए और हम अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम भी चुन लिए। और जो ही उसके पास सूचना जाती है कहते हैं हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है। तो एक सूचना हमारी हो गई वहां तक, फिर काम आगे बढ़ता है। दूसरी चीज एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर क्लासरूम में हम किसी विद्यार्थी को यहां बुलाएं
और यहां हम अपने सामने खड़ा करें, उससे हम कुछ कहें नहीं, बिना बताए उसके गाल पर एक तमाचा खींच दें, तो जानते हो क्या होगा? वो तमाचा इतना जोरदार लगेगा, शायद उसकी कल्पना वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति वो सचेत नहीं था, उसके प्रति वो सजग नहीं था। जिसके प्रति आप सजग नहीं रहेंगे, थोड़ा सा भी चोट वो गंभीर महसूस होती है। आप महसूस करिए कि कभी कभी आपके यहां पर अचानक चोट लगती है, कहीं से लड़ जाती है, तो लगता है बिजली की झटके की तरह महसूस होता है। लेकिन वही आप खूब तेज तेज पटकिए, कुछ नहीं लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जानबूझ करके मारा गया हुआ है और वो अनजाने में होता है। तो जब अनजाने में होता है तो चोटें ज्यादा प्रभावित होती है। जान जाते हो तो उसके प्रति सहन करने की क्षमताएं आपके अंदर विकसित हो जाती है। वही व्यक्ति, वही लड़का जो हमारे सामने आया है, कहेंगे कि रुको अभी तुमको एक तमाचा मारने वाले हैं, तो वो कहेगा ठीक है साहब मारिए, और वो अपने आप को रेडी कर लेता है, अब मारिए। तो वो उतना चोट नहीं लगेगा जितना बिना बताए लगता है। ठीक मेरा कहने का मतलब क्लासरूम के संदर्भ में, आप आए, क्लास में ढुके और सबसे पहले टॉपिक को प्रारंभ कर दिया, तो ये बिना बताए तमाचा मारने वाले जैसी होती है। और वो बालक जो कहीं से घूम करके आया है, टहल करके आया है, उसका दिमाग कहीं और है, ध्यान उसका दूसरी जगह है, उसको विषय वस्तु की तरफ आपने खींचने का प्रयास ही नहीं किया। आप पढ़ा दो ना पूरा, उसके एक भी पल्ले पड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो आपने उसकी तरफ ले जाने का प्रयास ही नहीं किया। तो प्रस्तावना के माध्यम से, भूमिकाओं के माध्यम से हम क्लासरूम में बालक को विषय वस्तु की तरफ लाने के लिए अध्यापक जो भी क्रियाकलाप करता है, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, उसी को हम कौशल कहते हैं। अध्यापक बहुत बड़ा कलाकार होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? इतना बड़ा कलाकार तो आपको धरती पर कोई मिलेगा ही नहीं। अध्यापक तो डॉक्टरों बनाता है, अध्यापक तो सुनीता विलियम्स को भी बनाता है, अध्यापक तो डॉक्टर इंजीनियर भी बनाता है, अध्यापक ही तो सब बनाता है। और फिर गाली कौन सुनता है? अध्यापक ही सुनाता है। सबसे ज्यादा निगरानी किस पर होती है? अध्यापक पर ही होती है। सबसे ज्यादा झेलता कौन है? अध्यापक। अध्यापक ही डीएम बनाएगा, लेकिन जब डीएम बन जाता है तो वही डीएम अध्यापक पर अंकुश लगाना प्रारंभ करता है। भूल जाता है कि वो भी कभी न कभी किसी का शिष्य था और वो भी किसी न किसी अध्यापक से पढ़ा था, लेकिन वो भूल जाता है। परंतु अध्यापक इसको कभी बुरा मानता नहीं है, क्योंकि वो बड़ा दिल वाला होता है, बड़ा इंसान होता है। और वो उनकी क्या, अपने विद्यार्थियों के भी रिएक्शन का रिएक्शन नहीं करता है। अगर अपने विद्यार्थियों का रिएक्शन कर देना तो समाज ये विद्यार्थी को दोष नहीं देता है, समाज हमेशा अध्यापक को दोष देगा। कहेगा अरे वो तो स्टूडेंट था ना, वो तो बालक था ना, वो बच्चा था ना, वो कर ही दिया, तो कम से कम ये तो अध्यापक थे, इनको तो नहीं करना चाहिए। ये अध्यापक होता है, सब सहन करता है, सब कुछ करता है, सबका निर्माण करता है, पर दोष भी उसी का होता है। तो अध्यापक ये बहुत बड़ा कलाकार होता है, सब कुछ सहता भी है, सब कुछ करता भी है। इतने बड़े कलाकार होते हैं ना कि वो कलाकार जो फिल्मों में आप देखते हो ना, वो फिल्मों में जो कलाकार लोग करते हैं, वो आंख से आंसू अगर निकालना होता है तो ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। वो जो उनको संवाद बोलने होते हैं, एक संवाद को 50 बार रिटेक किए जाते हैं, तब सही संवाद निकलते हैं। क्या अध्यापक अगर एक क्लास में कोई चीजें बोलता है तो रिटेक की संभावनाएं होती हैं क्या? नहीं। उसको गलतियां सुधारने का कोई अवसर नहीं होता है, क्योंकि ये लाइव चलती है। एक बार जो अध्यापक बोल दिया वो बोल दिया, और उसके लिए 100 विद्यार्थी उसके प्रभावित होते हैं। गलत चीजें बोल दिया तो गलत चीजें समाज में चली जाती हैं। उसको रोना होता है तो दिखाने के लिए नहीं रोता है, अंदर की भाव आ जाती है उसके अंदर। उसके घर पर लाख विपदा पड़ी हो,
उसके घर में बीमार लोग पड़े हो, परंतु ये चौखट जब आता है, चौखट क्रॉस करता है तो सारा टेंशन छोड़ के आता है, सारा दुख दर्द दूर करके आता है। क्यों? क्योंकि वो चेहरे पर अगर दुख का भाव लेकर के पढ़ाएगा तो वो अपने साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। तो कितना बड़ा कलाकार होता है। सब कुछ सहने के बाद भी आपको खुश रखने के लिए, आपको उसकी बातें समझ में आने के लिए, समझाने के लिए वो सब कुछ भूल जाता है और आपके लिए वो सब कुछ करता है। आपको वो खाना खिलाता है जो आपको स्वादिष्ट लगे। आपको वो सादा खाना नहीं खिलाएगा जिसमें केवल रोटी और सब्जी हो। आपको तो वो खाना खिलाएगा जो घी लगी रोटी हो, काला नमक चावल हो, वो सब्जियां 2 प्रकार की हो, पनीर की हो, आपको दही भी हो, दाल फ्राई हो, आपको सलाद भी हो, पापड़ भी हो, उसके साथ साथ अचार भी दे देता है। यानी ये क्या है? आपको जो कुछ सुख लगे, जो कुछ अच्छा लगे वही देने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि आप के लिए ही वो बना है और आप अगर उससे संतुष्ट रहेंगे तो वही इनाम अध्यापक के लिए होता है। जब आप चर्चाएं घर घर में करते हो कि फला आए थे तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे थे, फला टीचर जो है वो बहुत अच्छा उनका बोलने का तरीका होता है, वो जो समझाते हैं वो बातें समझ में आ जाती हैं। वो जब समाज में लोग चर्चा करने लगे, वो जब देश में चर्चाएं होने लगी ना, तो इसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो अमूल्य होता है। और उससे बड़ा उपहार जीवन में और कुछ भी नहीं होता। जो हमारे आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करती हो उसको जलाए जा रहे हैं, परंतु अध्यापक नहीं करता है। सब कुछ सेवा भाव से अपने आप को देता है, प्रदर्शित करता है। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा कलाकार है जिसको अध्यापक क्लासरूम में देने का प्रयास करता है। तो इस तरह से इस भूमिकाओं के माध्यम से वो क्लासरूम में अलर्ट करता है कि देखिए अब मैं आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ाने जा रहा हूं, ये हमारा पाठ्य वस्तु है। तो ये प्रस्तावना होती है। अब हम इसके स्टेप्स नहीं बताएंगे कि इसमें प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाएंगे, क्योंकि लंबी विषय हो जाती है। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, अभी यहाँ पर हम जो प्रस्तावना के प्रश्न प्रस्तुत करेंगे वो प्रश्न ही प्रस्तुत करते हैं। 3 प्रश्न बनाएंगे, 4 प्रश्न बनाएंगे, 5 प्रश्न बनाएंगे, लेकिन प्रश्न ही हमारा प्रस्तावना होता है। और प्रश्न में एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में तारतम्यता होनी चाहिए, प्रश्न और प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्न और प्रश्न में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। इतनी इसकी विशेषताएं होती हैं। अब मैं नेक्स्ट जाता हूं, अनुशीलन प्रश्न कौशल। टाइम देखिएगा, टाइम देखिएगा, क्योंकि 1:29 हो गया। हाँ, पर हमने अभी आपको एक मोटी मोटी भूमिका बनाई है। प्रस्तावना जितना भी सुंदर होगा, स्टार्टिंग जितना भी सुंदर होगा, उसका समापन उतना ही अच्छा होता है, परिणाम उतने ही अच्छे निकलते हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन और अंत भला तो सब भला। तो प्रस्तावना देखो, जब भी तुम क्लास में पढ़ाने आओ, स्टार्टिंग करो, तो फर्स्ट से इतना प्रभावशाली पढ़ा दो कि वो एक नजीर बनता है, नजीर बन जाए। और पहला दिन अगर अच्छा निकल गया तो फिर तुम्हारा मनोबल इतना हाई रहेगा कि तुम्हारा हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। और अगर पहले ही दिन आपकी मनोबल टूट जाती है, पहले दिन ही अगर आपके शरीर कांप जाते हैं, पहले दिन अगर पैर कांप गया, तो सुधरने में, संभलने में आपको बहुत समय लग जाएंगे। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा प्रभावशाली ढंग से रखो, जो भी रखो जोरदार तरीके से रखो, और वो चीजें जो प्रभावित करने वाली हो, ऐसे शब्दों का, ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना हमेशा प्रभावशाली रखोगे तो समापन हमेशा आपका अच्छा अच्छा निकलता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अनुशीलन प्रश्न कौशल। हमारी अब प्रस्तावना निकल गई। प्रस्तावना निकलने के बाद हम उद्देश्य कथन कर ले जाते हैं, और उद्देश्य कथन करने के बाद
अनुशीलन प्रश्न कौशल शुरू करते हैं। अब हम नवीन पाठ, जो हमारा मूल पाठ है, उस पाठ को हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने केवल भूमिकाएं बनाई, अभी तक हमने केवल उद्देश्य बनाया। हमारा जो मूल पाठ था अभी हम प्रारंभ नहीं किए थे। अब हम अपने मूल पाठ को प्रारंभ करते हैं और उसको कहते हैं अनुशीलन प्रश्न कौशल। इसमें भी 3 शब्द मिले हुए हैं, अनुशीलन, प्रश्न और कौशल। कौशल मतलब कुशलता, प्रश्न का मतलब प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नों की कला क्या होती है, और अनुशीलन में ही एक विशिष्टताएं हैं जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। अनुशीलन का मतलब कि अंदर तक जाना, गहराइयों तक जाना, निचले स्तर तक जाना। किसके? विद्यार्थी के, छात्र की गहराइयों तक अध्ययन करना और गहराइयों तक जाकर के उनकी समस्याओं को ढूंढना और समस्याओं को फिर प्रश्नों के माध्यम से ही हल करना, उसको समाधान करना। ये अनुशीलन प्रश्न कौशल कहलाता है। अनुशीलन का मतलब अंदर तक जाते हैं, बालक के गहराइयों तक जाते हैं, उसके निचले लेवल तक हम जाने का प्रयास करते हैं। कहां तक उसका ज्ञान है, कहां तक उसकी समझ है, इसको हम मूल्यांकन करने के लिए, इसको हम समझने के लिए हम अनुशीलन प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। और उन प्रश्नों का प्रयोग करते करते हम बालक के यथास्थितियों का समझने का प्रयास करते हैं। हमें पता चल जाता है प्रश्न के माध्यम से कि बालक की समझ कितनी है। अब बालक की समझ जब पता चल जाती है, उसका ज्ञान का स्तर जहां तक पता चल जाता है, हम अपने शिक्षा का प्रारंभ उसी लेवल से शुरू करते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप का लेवल मान करके चलें कि हमारा लेवल इतना है तो बालक का भी लेवल इतना ही होगा। नहीं, हमको विद्यार्थियों के स्तर का मूल्यांकन करके ही हमको अपना काम प्रारंभ करना चाहिए। और उसका हम जानने का जो एक माध्यम है, वो प्रश्न ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बालक की समझ को जांच सकते हैं, भांप सकते हैं। प्रश्न के माध्यम से ही हम बालक के संपर्क में होते हैं। प्रश्न ही एक ऐसा साधन है जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कोरिलेशन बनाने का काम करता है, संबंध बनाने का काम करता है। और जब संबंध बनते हैं ना, तभी समस्याएं आदान प्रदान होती हैं। जब तक संबंध ना हो, जब भाव नहीं है, मित्रता नहीं है, तो आप अपने समस्याओं का शेयर नहीं करते हो। आप सोचो अपने जीवन में अपनी समस्याओं को सबसे अधिक शेयर किससे करते हो? जिससे आपका गहराई से लगाव होता है, जो आपका बहुत प्रिय होता है, जिस पर आपका विश्वास होता है, उसी से अपनी अंदर की समस्याओं का शेयर करते हो और उसी से आप समाधान पाने का प्रयास करते हो। आप अपनी समस्याओं को हर कोई से बताने का काम नहीं करते हैं। आप हर कोई को आप वितरित नहीं करते हैं। आपकी भी अपनी एक मर्यादा है, आपकी भी अपनी गरिमा होती है। तो आप उसी से शेयर करोगे जो आपका प्रिय होगा, और आपके जो बीच जो संबंध होंगे, उन संबंधों को आप आत्मीयता से समझेंगे तो एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं। और जब शेयर होती है बातें ना, तो समस्याएं निकल करके आती है। और जब समस्याएं जब तक नहीं निकलती है ना, तो समाधान तब तक नहीं होता है। लोग कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि टीचर को विद्यार्थियों से दूरी बना करके रहना चाहिए, डिस्टेंसेस होने चाहिए, बुकिश डिस्टेंस होना चाहिए। किताबी बातों में केवल किताबों से किताबी की दूरी होनी चाहिए। टीचर आया, पढ़ाया, चला गया। तो टीचर आया, पढ़ाया गया, चला गया, इससे समस्याओं, बालक के समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता है, क्योंकि समाधान का आदान प्रदान नहीं हो पाता उन स्थितियों में। और जब तक आदान प्रदान नहीं होगा ना, तो समाधान निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा टीचर को विद्यार्थी के संपर्क में होना चाहिए, संबंध बना करके होना चाहिए। और जब संबंध बनाएंगे तो समस्याएं निकलने प्रारंभ होती हैं। तो प्रश्न ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से अध्यापक छात्र से जुड़ता है।
और जब जुड़ेगा तो समस्याएं निकलती हैं। जो ही हम आपसे प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न किया आप नहीं बताए, दूसरा प्रश्न करेंगे नहीं बताया, तीसरा करेंगे नहीं बताया, चौथा करेंगे तो भी नहीं बताया, हम प्रश्नों पर प्रश्न करते चले जाएंगे, जहां तक जाएंगे जहां आपकी समझ मिलेगी हमको, वहां तक जाएंगे हम प्रश्न के माध्यम से। तो अब लेवल आपका पता चल जाएगा कि नहीं, आपका ज्ञान का लेवल जो है यहां तक है। तो उस ज्ञान का लेवल जब पता चल जाएगा तो फिर हम वहां से ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे, तब आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। तो ये अनुशीलन प्रश्न यही कहता है कि हम आपकी समस्याओं को खोजें। इसको दूसरा नाम कहते हैं खोजपूर्ण कौशल। इसको हम खोजते हैं समस्याओं को, और जहां समस्याएं मिलती हैं उन समस्याओं को फिर प्रश्नों के माध्यम से ही दूर करते हैं। हम विकल्प के रूप में प्रश्न ही रखते हैं, फिर समस्या ढूंढते भी प्रश्न के माध्यम से और समाधान भी प्रश्न के माध्यम से करते हैं। यही विशेषता इसकी है। पूछोगे कैसे? कैसे प्रश्न से समस्या की समाधान हम ढूंढ लेंगे? हाँ, समस्या तो ढूंढ लेंगे प्रश्नों के माध्यम से, समाधान कैसे ढूंढोगे? तो ये विषय, यही तो माइक्रो टीचिंग की टेक्निक है, यही तो कुशलता है कि समस्या भी प्रश्न से कुछ ढूंढिए और समाधान भी प्रश्न से ढूंढिए। उसके लिए हमारे अनुशीलन प्रश्न कौशल में 5 तकनीक बनाए गए हैं, 5 कंपोनेंट्स बनाए गए हैं। पहला संकेत तकनीक, दूसरा विस्तृत सूचना प्राप्ति तकनीक, तीसरा पुनः केंद्रीकरण तकनीक, चौथा पुनः प्रेषण तकनीक, पांचवा आलोचनात्मक सजगता तकनीक। ये 5 तकनीकियां हैं जो प्रश्न के माध्यम से समस्या को ढूंढता भी है और प्रश्न के माध्यम से समस्या का समाधान भी करता है। एक एग्जाम्पल देकर के हम इसको समाप्त करेंगे। पहले हमें समझ लें कि प्रश्न की प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। हम प्रायः प्रश्न तो जानते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और लघुत्तरीय प्रश्न होता है, यही जानते हैं हम। इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न के भेद हम नहीं समझ पाते हैं। पर ये तो फंडामेंटल ये विभेद है इसके, पर उसके अंदर जाएंगे ना तो बहुत सारे प्रकार हमको मिलते हैं प्रश्नों के। एक जिसको हम कहते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एक जिसको हम कहते हैं प्रस्तावनात्मक प्रश्न। पहला जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं वो होता है प्रस्तावनात्मक प्रश्न। दूसरा विकासात्मक प्रश्न। तीसरा विचारात्मक प्रश्न। नाम सुना था? नाम सुना था? अब देखो बोलवे नहीं करेंगे। चौथा समस्यात्मक प्रश्न। पांचवा तुलनात्मक प्रश्न। छठवां बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न। और सातवां पुनरावृत्ति प्रश्न। ये 7 प्रश्न होते हैं और इन 7 प्रश्नों का प्रयोग हम अपने पढ़ाते समय करते हैं। निबंधात्मक तो अलग हो गया, वस्तुनिष्ठ अलग हो गया। वस्तुनिष्ठ में भी ये 7 मिलेंगे, निबंधात्मक में ये 7 मिलेंगे, लघुत्तरी में भी ये 7 मिलेंगे, हर में 7 मिलते हैं ये। तो प्रस्तावना वाला प्रश्न जो भूमिका से रिलेटेड प्रश्न होता है, पूरे ज्ञान से रिलेटेड होता है,
पूर्व अनुभव से रिलेटेड जो होता है, जानकारी वाला जो प्रश्न होता है, उसे हम प्रस्तावनात्मक प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं। पिछला पाठ से पूछा गया प्रश्न ये प्रस्तावनात्मक प्रश्न कहलाता है। विकासात्मक प्रश्न, पाठ का जब विकास करना प्रारंभ करते हैं, नवीन पाठ का, उस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न जिसमें कब, क्या, कौन, कहां, कितने, ये शब्द जिसमें लगे होते हैं ना, ये विकासात्मक प्रश्न होता है। जिसमें दिए गए ज्ञान के अनुरूप ही प्रश्नों का जवाब मिलता हो, ऐसे प्रश्न को हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। मीन्स जितना पढ़ाया उतना ही मिला, और उसके लिए जब हम कब, कौन, कितने, कहां, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो उतना ही मिलता है जितना ही हम आपको दिए रहते हैं। तो ऐसे शब्द का जहां प्रयोग होता है उसको हम विकासात्मक प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं। इसको समझाने का एक तरीका और हमारे पास है, हालांकि विशिष्ट उद्देश्य में छूट गया हमारा, कि विशिष्ट उद्देश्य के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। तो ये 3 पक्ष होते हैं। इन्हीं 3 पक्ष में हम इस विकासात्मक प्रश्न और समस्यात्मक प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न को हम रखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम अपने आप को 3 भागों में बांट लेते हैं, अपने स्वयं को। एक गले से ऊपर का पार्ट्स, एक गले से कमर का पार्ट्स, एक कमर के नीचे का भाग। 3 भागों में हम अपने आप को डिवाइड किया। मान लो अलग है, गला उतार करके यहां रख दिया है, और उसके बाद हम उसके मुंह में खाना भर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। तो जब उसको भोजन देंगे, उस भोजन को वो क्या करेगा? जैसा दिया है ना वैसा ही का वैसा ही रहेगा, वो उसमें कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर का ऊपर ही है, वो जैसा दिया वैसा निकला। ये उसका ज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। यही विकासात्मक प्रश्न का प्रश्न होते हैं, जैसा दिया वैसा मिला। लेकिन जब वो गले से नीचे आ और कमर तक का भाग आता है, और यही तो सब संवेदनाएं स्थित हैं, यही तो सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यही तो चिंतन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब हम कोई बात सुनते हैं कान से, देखते हैं आंख से, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते, सारी इंद्रियां ऊपर ही हैं मैक्सिमम। इन इंद्रियों का प्रयोग करके ही हम अपने आप को परिवर्तन करने का काम करते हैं, ज्ञान को लेने का काम करते हैं। सुनेंगे, देखेंगे, स्वाद लेंगे, सूंघेंगे, इसी से ना अनुभव प्राप्त होता है। तो जब ये चीजें हम सुन करके या देख करके गले के नीचे जाती है और दिल पर पहुंचती है, तो ये दिल ही है जो सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सोच पैदा करता है, समझ पैदा करता है। और जब समझ पैदा होती है तभी आपके आचरण में परिवर्तन दिखता है। अब ये सोच पैदा हो गए कि ये झूठ बोलना गलत है, तो आप गलत कामों को करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। ये सोच पैदा हो गई कि सत्य बोलना ही सही है, तो आप सत्य बोलोगे भी जीवन में, और दूसरे को भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित करोगे। तो जो प्रेरित करने का काम होता है वो निचला वाला पार्ट होता है, यानी करके दिखाना। यहां सोचने का, समझने की बात आती है, और जब करने की बात आती है तो वो निचला पार्ट होता है, जिसको हम क्रियात्मक पक्ष के रूप में जानते हैं। तो जितना ज्ञान दिया उतना ही निकला, ये विकासात्मक पक्ष होता है, विकासात्मक प्रश्न कहलाते हैं। अब तो भाव समझ में आ गया होगा। अब नीचे आते हैं तो विचारात्मक। अब ये विचार करने वाले प्रश्न आ गए। अब नीचे अब आ गए उसके, अब आपके सोचने समझने की शैली आ गई वहां पर। जब आप किसी प्रश्न में
क्यों का प्रयोग करते हो, क्यों। तो क्यों अपने आप में विचारणी हो जाती है। राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, तो अगर आपकी समझ में आता है, आपको मालूम है, तब उसका जवाब देने में सक्षम हो सकते हो, अन्यथा नहीं। इसमें आप विचार करने लगते हो। ये विचारात्मक प्रश्न होते हैं। समस्यात्मक प्रश्न भी, समस्यात्मक प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको चिंतन मनन करना पड़ता है। समस्यात्मक प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिन प्रश्नों के कई उत्तर प्राप्त होते हैं और हर एक उत्तर सही हो, ऐसे प्रश्न को समस्यात्मक प्रश्न बोलते हैं। जैसे गीले कपड़े को कैसे सुखाया जा सकता है, कैसे शब्द का जहां प्रयोग होगा, गीले कपड़े को कैसे सुखाया जा सकता है। मैंने एक जगह पूछा, उन्होंने कहा धूप में, दूसरे जगह से पूछा कहा हवा में, तीसरे जगह से पूछा उन्होंने कहा प्रेस से, चौथे जगह से पूछा उन्होंने कहा मशीन में। क्या ये चारों प्रश्न, चारों उत्तर गलत है? सब सही है, सब सही है। तो ऐसे प्रश्न जिसमें कई उत्तर प्राप्त होते हों और सारे उत्तर सही होते हों, ये समस्यात्मक प्रश्न कहलाते हैं। फिर आता है तुलनात्मक प्रश्न, यानी तुलना वाला, एक दिन और रात की तुलना, सत्य और असत्य की तुलना। जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो वो तुलनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। बोध प्रश्न, जब हम कोई व्याख्यान दे रहे होते हैं, उस व्याख्यान में जब टीचर व्याख्यान देता है तो उस दौरान टीचर क्रियाशील होता है, शिक्षक छात्र निष्क्रिय भाव में होता है। तो उसकी निष्क्रियता को जांचने के लिए, परखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए जब लेक्चर के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न बोध के प्रश्न कहलाते हैं। यानी आपको मैंने जो बताया उससे अवगत हुए कि नहीं हुए, इसका मूल्यांकन करने के लिए हम बोध का प्रश्न करते हैं। और अंत में आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। ठीक नाम से ही काम है और काम से ही हर चीज का जो नामकरण होता है ना, या तो नाम के हिसाब से उसके कर्म होते हैं या कर्म के हिसाब से उसके नाम बदलते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न 10 बार रटो ना इसी को, पुनरावृत्ति 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 आपको समझ में आ जाएगा कि उसको रिपीट करना है, प्रश्न की रिपीटिंग करनी है। यानी जो आप पहले पढ़ा चुके हैं, जो प्रश्न पहले पूछ चुके हैं, उसकी अगर रिपीटिंग करते हैं तो वो पुनरावृत्ति का प्रश्न कहलाता है। ये 7 प्रकार के प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का प्रयोग आप पाठ को विकसित करने में, पाठ को पढ़ाने में, इन सारे प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल दे करके कि कैसे प्रश्न के माध्यम से ही समस्या को ढूंढते हैं और कैसे प्रश्न के माध्यम से ही समस्या का हल भी कर लेते हैं। जैसे हमने प्रश्न किया कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। मैंने एक बच्चे से पूछा, नहीं बताया, कहा नहीं मालूम है। स्वाभाविक है, कहा मौन खड़ा हो गया। मौन भी अपने आप में दिखाता है कि उस बच्चे को कुछ नहीं मालूम है। तो अब ये समस्या तो आ गई, हम उसका लेवल जान गए कि कितना लेवल है इसका ज्ञान का। तो जब लेवल हमको पता चल गया तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और समाधान प्रयास करने का काम जो भी करेंगे वो प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, और प्रश्न हमारे उसके आसपास की घटने वाली घटनाओं, आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल एक प्रश्न बना करके, जो संकेत प्रश्न की श्रेणी में आता है, ऐसे संकेत प्रश्न देते हुए हम उसका समाधान करने का काम करेंगे। तो मैं उससे प्रश्न पूछूंगा कि अच्छा ये बताओ, पानी गरम करने से क्या बनता है? भाप, क्योंकि वो देखा रहता है घर में, तो भाप बता देगा। फिर उसी से हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि भाप को ठंडा करने से क्या होता है? पानी। पानी
क्योंकि वो देखा है, वो घटनाएं घटी हैं उसके घर में, वो आसपास की घटनाएं हैं, एक क्लू है उसको दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न करेंगे, इस प्रकार पानी को गर्म करने से भाप और भाप को ठंडा करने से पानी की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। यानी जो हमारा उत्तर मिलना चाहिए उसको हम प्रश्नों में ही परिवर्तन कर दिए और हमें समस्या का समाधान प्रश्नों के माध्यम से ही निकल गया। और ये जो चीजें आप प्रयोग करोगे ना बालक के अंदर, तो जानते हो ना, अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान ये सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ये उसके अंदर की सारी अनुभवों को मैंने निकाल दिया, और जिस ज्ञान को सीखने में जितने अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता हो, उससे सीखा हुआ ज्ञान तो और भी प्रभावशाली होता है। जिसमें कान भी लगे एक साथ, आंख भी लगे, मुंह भी लगे, नाक भी लगे, सब कुछ एक साथ जब लगता हो ना, उससे सीखा हुआ जो अनुभव होता है वो कभी जीवन में भूलने वाला नहीं होता है। क्लास में सबसे पढ़ाने का जो खराब तरीका माना जाता है, जानते हो क्या हो? लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि जो होता है, उसमें केवल एक ही कान काम करता है और कोई काम नहीं करता है। तो ये लेक्चर मेथड जो है वो बालक को उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इंद्रियों का प्रयोग नहीं होता है। मैक्सिमम इंद्रियों का प्रयोग कराओ, वो उसको कभी भूलने वाला नहीं होता है। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना सीखने का प्रयास किए होंगे, सब लोग साइकिल चलाते होंगे, तो सबसे पहले आप साइकिल मंगवाए होंगे माँ बाप से जिद करके, छोटी साइकिल आई होगी, छोटी साइकिल आप लेकर के उसको धीरे धीरे चलाना सीखे होंगे, पैदल पैदल चले होंगे। ये अनुभव करता है काम। जब चलाने का कंट्रोल हो गया होगा तब आपको उसमें आप धीरे धीरे लंगड़ी कैंची चलाना शुरू करे होंगे। पहले सीट पर नहीं बैठते हम, फिर आप कैंची चलाना उसको सीखने का प्रारंभ करेंगे। अब कैंची में आप चलाना सीखेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगा, उठेंगे, ये सब अनुभवें काम करती हैं उसमें। फिर आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, तब आप सीट पर चढ़ना प्रारंभ करेंगे। सीट पर चलेंगे, उस समय आप आगे जाएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, आंख भी काम करेगा, हाथ भी काम करेगा, नाक भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, पैर भी काम करेगा, सारी इंद्रियां काम करेंगी। तो गिरने, विछड़ने, टूटने के पश्चात जो चीजें बाद में निकल करके आती है वो सारे अनुभवों का प्रयोग होता है। और तब आप जब सीट पर बैठ करके दंदनाना चलाना सीख लेते हैं, फिर तो क्या, अगर 20 साल छोड़ दीजिए साइकिल और उसके बाद भी आपको दे दें कि साइकिल लीजिए और गोरखपुर चल जाइए, तो आपको दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुभव का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये जो प्रयोग होता है ना, प्रश्नों के माध्यम से ही समस्याओं को ढूंढिए और प्रश्नों के माध्यम से ही समस्याओं को समाधान करिए, ये अनुभव को ही निकालने का काम करते हैं इसमें। तो सारे अनुभवों को निकालते हैं उसमें से, और वो जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो ज्ञान कभी उसको भूलता नहीं है। इस तरह से हम ये जितनी तकनीकियां हैं, पांचों तकनीकियों का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं व्याख्या कौशल, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि क्लास में आएंगे और अपनी विद्वता को दिखाने झलकाने के लिए, बहुत सारे अध्यापक होते हैं ना कि हम बहुत 30 मार्क खा हैं एकदम से। अरे हमारी एनईपी क्या कहती है ये तो देखो। एनईपी कहती है कि आप कक्षाओं में अपने लोकल भाषा का प्रयोग करिए, ये तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वतगण होते हैं जो आएंगे और सरल से सरलतम बात को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेंगे जो शायद पल्ले पड़ने वाला नहीं होता है, केवल और केवल कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान जानकार हूं, बड़ा विद्वान हूं, विद्वता को दिखाने के लिए, जो एक अध्यापक के लिए गलत है। अध्यापक को क्लासरूम में हमेशा सरल रुचिकर बना करके अपनी बात को प्रस्तुत करना है। तो जब आप सहज और सरल और रुचिकर बना करके प्रस्तुत करेंगे और कठिन से कठिन शब्द को आसान से आसान बना करके प्रस्तुत करेंगे, और हम तो कहते हैं कि अपनी भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग कर ले जाइए, तो वो ज्यादा प्रभावित करता है।
बालक को ज्यादा आकर्षित करता है। जैसे भी आकर्षित हो जाए हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी, वैसा ही शब्द का, वैसा ही सेंटेंस का प्रयोग क्लासरूम में करना चाहिए, तब जाकर के ना उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारे प्रति। अब आपको ये यहां अंग्रेजी समझ में ना आती हो और हम अमेरिकन अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर ले जाएं, तो क्या लेना देना उससे, अमेरिकन अंग्रेजी से? आपका ज्ञान आपके पास रहे। वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है जो आप दूसरे को बांट ना सके, दूसरे को समझा ना सके, वो ज्ञान ज्ञान नहीं माने जाते हैं। छोटा ही हो, कम हो, लेकिन समझा ले जाइए। कभी कभी देखते हो ना कि गांव का एक बहुत मूर्ख व्यक्ति, एक बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात बोल जाता है कि जो समझा ले जाता है दूसरे लोगों को। तो हमको तो कैसे समझा ले जाएंगे, इस बात का प्रयोग हमको, इस विषय का प्रयोग करना हमको चाहिए। तो सरल से सरलतम शब्द में हम अपनी बात को कैसे समझा सके, कैसे रख सकें, इसके लिए हम व्याख्या कौशल का प्रयोग करते हैं। कोई भी बात जब हम एक दूसरे के बीच में कन्वे करते हैं तो उसके 3 स्तर होते हैं। पहला घोषणा करना, और अंग्रेजी में आप कहोगे तो ये होता है रिपोर्टिंग करना। और रिपोर्टर शब्द इसी घोषणा से बनी हुई है जो अखबारों में रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक वहीं से लिया गया है। अखबारों के जो रिपोर्टर होते हैं, ये घोषणा करना जो पहला स्टेज होता है बात को कन्वे करने की एक दूसरे के बीच में, तो वो घोषणा करना होता है पहला स्टेज। दूसरा स्टेज होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ध्यान रहो, व्याख्यान और व्याख्या ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग हैं। व्याख्यान लेक्चर होता है और व्याख्या एक्सप्लेनेशन होता है। बात को समझाना, स्पष्ट करना, ये एक्सप्लेनेशन कहलाता है, और व्याख्यान दे देना ये आपका लेक्चर कहलाता है। तो ये 3 लेवल होते हैं किसी बात को कन्वे करने के। घोषणा करना का मतलब कि सत्यता के बारे में मात्र सूचनाएं दे देना, सत्य घटनाओं के बारे में मात्र सूचना दे देना, ये रिपोर्टिंग कहलाती है, घोषणा करना होता है। और वर्णन करना, सत्यता से संबंधित घटनाओं का एक ढांचा प्रस्तुत करना, एक फिगर प्रस्तुत करना, ये वर्णन कहलाता है। जबकि व्याख्या वास्तविक घटनाओं से संबंधित, घटनाएं के पहले क्या स्थिति थी, उसका कारक क्या था, उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या है, इन सब के बीच जब जोड़ करके एक संचारित करते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन कहलाती है। आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं ना परीक्षाओं में, तो पूछे जाएंगे कि फला का वर्णन करिए और फला की व्याख्या कीजिए, तो आपको समझ में आता नहीं होगा। आप वर्णन को भी वर्णने मान लेते होंगे और व्याख्या को भी वर्णने मान लेते होंगे, और नंबर जब नहीं आएगा तो कहेगा हमने तो 5 पेज लिखा था, नंबर हमको नहीं दिया है। अरे जो पूछा है वो लिखा है कि नहीं लिखा है ये पहले बताओ ना। तुम्हारे 5 पेज लिखने से वो देने के लिए बाध्य है क्या? और कोई भी एग्जामिनर अब वो फ्री होता है कि वो कितना नंबर आपको दे। वो 0 भी दे सकता है, वो 100 में 100 भी दे सकता है, वो उसका विवेकाधीन है और उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। यही तो अध्यापक का एक मात्र हथियार है। लेकिन जो लिखे हो, अगर जो पूछा गया है वो अगर लिखे हो, तो अगर आपको मिलता है तो स्वाभाविक रूप से वो नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर व्याख्या पूछा है और वर्णन की बात कर लोगे तो आप हकदार नहीं हो लेने के लिए। हाँ, वो कृपा के दया कर दिया आपके ऊपर तो पा गए हो तो अलग विषय। आजकल दया ही ज्यादा हो रही है, आजकल दया ज्यादा हो रही है, और नंबर जो पा जा रहे हो तो क्या समझ रहे हो ये आपका नंबर है क्या? ये आपका नंबर नहीं है, ये दया के पात्र हो।
और दया तो कभी न किसी पर करनी चाहिए और न दया न किसी की लेनी चाहिए। हमेशा कृपा करनी चाहिए और कृपा को प्राप्त करनी चाहिए। दया नुकसान करता है और कृपा आगे बढ़ाती है। एक बालक, एक बहुत छोटा सा बच्चा आपका पास में है, बहुत प्रिय है, उसको घाव हो जाता है, दर्द होता है उसको, आप अस्पताल पर ले जाते हो, आपकी दया आती है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं साहब ऑपरेशन, वो रोएगा, वो करेगा, नहीं साहब कुछ ऊपर ऊपर कर दीजिए। ये ममता आपकी कहती है। डॉक्टर ममता नहीं दिखाता है, डॉक्टर दया नहीं करता है। अगर वो दया कर ले और आपके कहने पर छोड़ दे तो वो छोटा सा घाव नासूर बनता है, और जो छोटा सा घाव होता है ना, वो बाद में चल करके पैर काटने की स्थिति होती है। तो दया नहीं करनी है, वो कृपा करो, जो इलाज है तत्काल उसका ऑपरेशन करके इलाज करो तो लाभ मिलता है। और आज के परिदृश्य में जो दयाएं हो जा रही है ना, चाहे हमारे तरफ से हो रही हो, ये गलत हो रही है। आपके ऊपर कृपा बरसनी चाहिए। जो कृपा बरसाने वाले तो आजकल चले गए हैं कहीं दूसरी जगह, जो समोसा दे के कृपा बरसाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि व्याख्या के 3 स्टेज होते हैं सत्य के बारे में सूचना देना। जैसे महुली में एक दुर्घटना हो गई है, किसी ने आकर के कह दिया, ये सत्य के बारे में सूचना देना हो गया। गलत नहीं कहा उसने, पर ये केवल और केवल संक्षेप में सूचना मात्र दिया है, पूरा नहीं है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति आता है, कह रहा है कि महुली में एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल के बीच दुर्घटना हो जा रही है और वहां भीड़ लगी हुई है। एक एक परिदृश्य उसका दिया जाता है, एक ढांचा दिया जाता है। तो ये उसका वर्णन कहलाता है, एक ढांचा प्रस्तुत करना। तीसरा व्यक्ति आता है तो वो कहता है कि मोटरसाइकिल सवार वो खलीलाबाद से आ रहा था और ट्रक वाला बस्ती की तरफ से जा रहा था। ट्रक वाले का ब्रेक फेल होने के नाते मोटरसाइकिल वाले को ठोकर मारा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। यानी वो पूर्व क्या था, कारण क्या था, कारक क्या था, परिणाम क्या था, ये जो सब कुछ का जब किया तो ये एक्सप्लेनेशन कहलाता है। यानी आप जब निबंध लिखते हो ना, तो भूमिका से लेकर के उपसंहार तक लिखते हो, ये एक्सप्लेनेशन कहलाती है। और केवल तथ्यों के बारे में लिख देना, ये आपका वर्णन कहलाता है। तो ये 3 स्टेजेज होते हैं कहने के। इस तरह से व्याख्या को हम इन जो भी चीजें हैं उसको सरल से सहज बना करके हमको प्रस्तुत करेंगे तो आप बालक को समझ में आ जाएगा, और कठिन बना करके प्रस्तुत करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। व्याख्या के भी कंपोनेंट्स 11 कंपोनेंट्स हैं। 11 कंपोनेंट्स में अभी बोलेंगे तो सब 11 कंपोनेंट्स आपको घांच पाच हो जाएगा। लेकिन उसमें पहला जो होता है व्याख्या संधियों का प्रयोग, दूसरा प्रस्तावनात्मक कथन, तीसरा समापन कथन, चौथा दृश्य तकनीक का प्रयोग, चौथा शास्त्रीय शब्दों को परिभाषित करना, पांचवां छात्रों में रुचि जागृत करना, छठवां छात्रों की समझ के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना है। ये सब उसके कंपोनेंट्स हैं जो वांछित व्यवहार की श्रेणी में आता है। ये इसको व्यवहार में लाना पड़ता है आपको, और कुछ अवांछित व्यवहार है जिसको लाना नहीं पड़ता है। जैसे असंगत कथन, आपको कोई ऐसा कथन नहीं करना है जो विषय वस्तु से कोरिलेटेड नहीं हो। अविच्छिन्नता का अभाव, लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे जब कंटिन्यूटी भंग होती है ना तो विचारें खत्म हो जाती हैं, तारतम्यता खत्म हो जाती है। तो कंटिन्यूटी भंग नहीं होनी चाहिए। भाषा प्रवाह में कमी, आप जो बोल रहे हो ना एक स्वर में बोल रहे हो, इसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। ये फ्लुएंसी आपकी लगातार बनी होनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम फ्लुएंसी बोल रहे होते हैं ना तो कोई कोई अपने मन से कोई चीजें गढ़ देते हैं, तो जब गढ़ने के दौरान जो है ना वो ब्रेक हो जाती है और वो उसका दुष्प्रभाव होता है।
फिर चौथा है संदिग्ध मुहावरे। कभी भी ऐसे मुहावरों का प्रयोग ना करें जो संदिग्ध अवस्था, संदिग्ध हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो ये उसके कंपोनेंट्स होते हैं। मैं 3 कंपोनेंट्स जो उसके मेन है उन कंपोनेंट्स की चर्चा करके इसको समाप्त करूंगा। पहला कहता है प्रस्तावनात्मक कथन, दूसरा व्याख्या संधियों का प्रयोग, और तीसरा समापन कथन। घबराइए नहीं, ये लास्ट है और यहीं से हम एक तरह से समापन कौशल का भी दृष्टांत आपके सामने देंगे और यहीं से हम एक प्रस्तावना के रूप में जो कथन किए जाते हैं वो मैं बता करके पूरी जो एक छोटी सी समरी माइक्रो टीचिंग की है उसका हम समापन करेंगे, क्योंकि कौशल तो बहुत हैं, उसके लिए तो बहुत सारा समय की आवश्यकता होती है। लेकिन एक मैं आपको ये प्रस्तावनात्मक कथन, व्याख्या संधियों का प्रयोग और समापन कथन जो कंपोनेंट्स हैं हमारा व्याख्या कौशल का, इन तीनों पर हम चर्चा करते हैं। प्रस्तावना कथन का मतलब होता है कि ऐसे कथन जो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, जानकारी वाला हो, जो भूमिका वाला हो, पहले से पता हो और आगे हमें अलर्ट करने वाला हो, सजग करने वाला हो। ऐसे कथन की जब हम प्रारंभ करते हैं तो वो प्रस्तावनात्मक कथन कहलाता है, यानी इसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित। पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज से आधार पर। देखो, कोई भी चीजें आपको अच्छी तब लगती है जो इसकी जानकारी होती है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, रुचिकर से अरुचिकर की तरफ। ज्ञात वाला हमेशा आपको अच्छा लगता है, ज्ञात वाला आपको हमेशा सरल लगता है, ज्ञात वाला हमेशा आपको रुचिकर लगता है, अज्ञात वाला हमेशा आपको अरुचिकर लगता है, अज्ञात वाला हमेशा आपको कठिन लगता है। तो ये तो विशेषताएं हैं और हर विद्यार्थी का उसका अपना क्लास हमेशा कठिन लगता है। आपका अपना क्लास जो भी होगा वर्तमान में वो उसके लिए कठिन होता है, लेकिन जब पास कर ले जाओगे तो यही आपको हलवा लगने लगता है। ये विशेषताएं होती है। तो ये जो चीजें हैं ना कि पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उसका मेमोरी को जो है वो क्रियाशील करने का काम करते हैं। तो प्रस्तावना कथन यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर हम अपनी कथन को प्रारंभ करते हैं। पहले आते ही हम उसका पिछला नॉलेज लेते हैं और उसके हिसाब से कथन को प्रारंभ करते हैं। व्याख्या संधियों का प्रयोग जानते हो क्या है? जानते हो क्या है? नहीं जानते हो? व्याख्या संधियां है ना जो जोड़ने का काम करती है, संबंधों को स्थापित करने का काम करती है। एक सेंटेंस, एक वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच को जोड़ने की कड़ी होती है, वो यही व्याख्या संधियों का प्रयोग होता है, कड़ियां उसकी होती है। जैसे जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं और सेंटेंस जो समाप्त हुआ उसके बाद कहते हैं अतः, इसलिए, क्योंकि, परंतु। ये अतः, इसलिए, क्योंकि, परंतु ये सब व्याख्या संधि है जो कहता है कि बोलने वाला अभी रुका नहीं है, कहने वाला अभी थमा नहीं है, अभी अपनी बात को आगे बढ़ाने वाला है। जो ही आप अतः, परंतु, किंतु का प्रयोग कर ले जाते हैं तो ये एक शब्द से, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है, संबंध को स्थापित करता है, ये संबंध स्थापित करता है। ठीक है। और लास्ट में समापन कथन, यानी उसका परिणाम क्या है, अंत क्या है, रिजल्ट क्या निकला, ये चीजें हम समापन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो वो हमारा समापन कथन कहलाता है। यानी परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या है अगर इस कथन को हम प्रस्तुत करते हैं। और परिणाम ही आपको कहना इतना जोरदार
इतना प्रभावशाली ढंग से कहना पड़ता है कि बालक भी मंत्रमुग्ध हो जाए। अब हम ये तीनों को अगर देखें तो क्या कहता है कि व्याख्या पूर्व ज्ञान और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने को कहते हैं। व्याख्या पूर्व ज्ञान और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने को कहते हैं। अभी हमने कहा कि प्रस्तावना जितना अच्छा होता है परिणाम भी उतना अच्छा होता है, और परिणाम अच्छा होता है तो उसका अंत भी भला होता है। एक मैं छोटा सा दृष्टांत दे करके कंक्लूजन को कंक्लूड करूंगा कि कैसे आप पाठ की शुरुआत करते हैं और कैसे आप समापन करते हैं। समापन तो आपके पूरे पाठ का जो हार्ट होता है ना, उसको निकाल करके रखना पड़ता है। वो एक तरह से कंक्लूजन होती है, पूरे पाठ की महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम उपसंहार में रखते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि आप एक मदारी वाला होता है, इसका मैं इस दृष्टांत को हर एक कक्षाओं में प्रदर्शित करता हूं। एक मदारी वाला आता है जो इस एरिया से बिल्कुल अपरिचित होता है, उसका न कोई जानने वाला होता है न पहचानने वाला होता है। वो साउथ से चल करके नॉर्थ में आता है अपनी ड्रामा को दिखाने के लिए, अपने मदारी को दिखाने के लिए, परंतु उसके पास कला होती है। और ये जानते होंगे कि मदारी का उद्देश्य क्या है, आप सब लोग समझते होंगे। कोई भी कलाओं को अपना दिखाता है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है आप समझते होंगे। तो जब मदारी वाला आता है, अकेला आता है या उसके साथ एक छोटा सा बच्चा लेकर के साथ में आता है, वो कंधे पर एक झोला टांग करके उसमें कुछ सामग्री रखता है दिखाने वाला, और वही लेकर के मद्रास से चल करके और संत कबीर नगर पहुंचता है। कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, फिर भी अपनी कलाओं के माध्यम से अपनी उद्देश्यों को पूर्ण करके चला जाता है। आता है अकेला, लेकिन कितनी मजमा को जुटा लेता है, ये देखिए उसकी कलाएं होती हैं। और आपको भी क्लासरूम में उस कलाओं का प्रदर्शन करना पड़ता है। आता है और सबसे पहले वो खोजता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां संख्या आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो वो तो 2-3 स्थान ऐसे हर जिले में होते हैं जहां पर संख्याएं आसानी से मिल जाती हैं, चाहे वो बस अड्डे हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या उस शहर का मशहूर चौराहा हो। ऐसे एक प्लेस है जहां पर संख्याएं जो आसानी में उपलब्ध हो जाती हैं, वो उन्हीं स्थानों को चुनता है। आपको भी क्लासरूम में ऐसे ही सामग्रियों को चुनना है, ऐसे स्थानों को चुनना होता है। और आता है सबसे पहले तो वो अपनी झोली से एक चादर को बिछाता है, सड़क के बीचों बीच बिछा देगा। तब तक कोई नहीं रहता उसके पास, नोबडी। फिर उसके बाद वो झोले में से एक डमरू निकालता है और डमरू निकाल करके डमरू बजाना प्रारंभ करता है। डमरू बजाना मतलब वो एक तरह से भूमिका प्रस्तुत करता है, उसकी वो भूमिका हो गई। और डमरू का आवाज कानों में जब जाता है तो लोगों के मन में अपने आप आ जाता है भाव कि ये कोई व्यक्ति है जो कला दिखाना चाहता है, ये कोई कलाकार है जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना चाहता है। देखो, ये प्रस्तावना होता है, ये भाव होती है, भूमिका होती है। अनुकूल रूप से किस प्रकार से आप भूमिकाओं का प्रदर्शन करेंगे, ये कलाएं आपको सीखनी होती है। क्लास में कौन सी कला होनी चाहिए और चौराहे पर कौन सी कला होनी चाहिए। स्टेज पर जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं ना, जो भाषण देते हैं, तो प्रधानमंत्री को आना होता है 12 बजे, लेकिन 10 बजे बोल दिया था कि 10 बजे आएंगे। भीड़ 1 लाख की जमी हुई है और प्रधानमंत्री नहीं है, भीड़ को रोकना है, परंतु मंच पर जो व्यक्ति बोलता रहता है वो अपनी कलाओं के माध्यम से रोकने का प्रयास करता है, भीड़ चली न जाए। क्या करता है जानते हो? बीच बीच में कहता है अभी अभी सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री अपने आवास से निकल चुके हैं। निकले या नहीं निकले, लेकिन बोलता है, ये रोकने की कला होती है उसकी।
फिर कुछ संतोष होता है पब्लिक को, और वेट करता है, चलो भैया आप चल दिए हैं तो बहुत लगेगा, तो आधा घंटा लगेगा। फिर जब आधे घंटे के बाद व्याकुलता लोगों के बीच में हो जाती है ना, ये मन बड़ा चंचल होता है, और चंचल मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। हम आपके मन को कैसे कंट्रोल किए हैं ये हम ही जान रहे हैं। ये मन कब भाग जाएगा कि कोई ठिकाना इसका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में तो एक ही वायरस पढ़ते हैं ना, लेकिन पूरे वायरस को, पूरे कंप्यूटर को हैंग कर ले जाता है। और व्यक्ति के अंदर तो असंख्य ऐसे वायरस है जो अटैक करता है हमेशा, असंख्य, जिसकी काउंटिंग नहीं होती है। रास्ते में आते हो ना, तो रास्ते में तमाम चीजें जो देखते हो ना, सब वायरस हैं। अगल बगल क्या देखा आपने? गाड़ियां देखी, घोड़ा देखा, भैंस देखा, गाय देखा, कुत्ते देखे, ये सब वायरस हैं जो आपको आते समय दिखेंगे। वो डिलीट नहीं होता है, वो रहता है, और वो हमेशा के लिए रहता है। तो ये वायरस जो आपके पहले से असंख्यों रहते हैं ना, उन असंख्यों वायरस को अध्यापक अपने एंटीवायरस के माध्यम से क्लासरूम में समाप्त करने का काम करता है। और एंटीवायरस के रूप में वो जो स्किल माइक्रो टीचिंग का है वही प्रेजेंट करता है, और उसमें से कोई एक चीज पर ला करके केंद्रित करता है केंद्र बिंदु में। ये चैलेंज उसके सामने होती है। हम थोड़ा सा विराम ले लेना, अभी थोड़ा सा विराम लिए तो भाग भाग शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा विराम लेंगे तो मन दूसरी तरह चला जाता है। इसे कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है लोगों को। और आप जिसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो और बच्चा होता है, वो तो तुरंत उसका मन भागता है। तो ये सारे स्किल जब पढ़ोगे ना, तो एक एक पॉइंट का रिजल्ट, एक एक पॉइंट का जो है वो समाधान उसमें है कि बालक का मन भागा तो क्या करोगे आप। तो आधे घंटे के बाद फिर अनाउंस करता है, जब थोड़ी सी हलचल होने लगती है, कि अब वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अब बैठे कि नहीं बैठे वो तो कोई देख नहीं रहा है। फिर आधे घंटे बाद कहता है कि नहीं, अब ये गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। तो ये एक बांधने का तरीका होता है, एक समझाने का तरीका होता है, एक स्किल है कि कैसे हम पब्लिक को बांध ले जाएं। ऐसे ही क्लासरूम में भी कैसे आप विद्यार्थियों को एकजुट कर ले जाएं, ये प्रेजेंटेशन आपको करना होता है। तो मदारी वाला आया और उसने डमरू बजाया। डमरू बजाया तो धीरे 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 लोग उसके सामने आना प्रारंभ कर दिए, और एक समय आया कि पूरा लोग उसके किनारे गोला बना करके खड़े हो गए। अब उसको लगा कि नहीं, अब हमारे काम भर का चीजें आ गई है। जब काम भर की चीजें आ जाती हैं तो वो एक्टिव मोड में आ गया। अब पहले क्या था? पहले इनपुट के रूप में उसने भूमिका को दिया, अब वो प्रोसेस के रूप में अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। 3 स्टेजेस होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। अब वो प्रोसेस, अभी पंखा नहीं चल रहा ना, इसका कोई मतलब है? हाँ, ये खड़ा है तो खड़ा है, तो इसका कोई भाव है नहीं। ये इसका तो आस भाव तब निकलता जब ये अनुकूल रूप से हमको कुछ देता रहता। तो अब वो समझ गया कि हमारे अनुरूप तो अब पब्लिक यहां पर आ गई है, अब हमको प्रोसेस के रूप में आना चाहिए। अब प्रोसेस में जो उसके पास कलाएं होती हैं, उन कलाओं को दिखाना प्रारंभ होता है, और वो कला को प्रस्तुत करते समय ऐसे मोड़ पर लाकर के विराम देता है कि लोगों के लिए एक उत्सुकता का बात बन जाता है, एक सोचने वाला विषय पर आकर के वो रोक देता है वहीं पर। क्यों? क्योंकि उसको तो अब अपनी वाली पूरी करनी होती है, अपने उद्देश्य पर जाना होता है। देखोगे कि वो एक छोटा सा बालक होता है, उसको लिटाता है और सबके सामने घोषणा करता है कि अब देखिएगा, मैं इसके पेट पर चाकू मार देता हूं, और ये चाकू मारने के बाद ये मेरा बेटा लहूलुहान हो जाएगा। और उसके बाद वो सबको दिखाने के लिए पेट पर चाकू मारता है, खून आता है, बेटे का जो पैर होता है वो तड़पड़ाने लगता है। ये उसके लिए चरम पॉइंट होता है। इसी पॉइंट को वो समापन कथन के रूप में प्रस्तुत करता है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसके देखने के लिए
इसकी सुरक्षा के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए, इसके पेट के लिए, पापी पेट के लिए आप कुछ हमारे मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। जब वो इस प्रकार से सबके सामने कटोरा लेकर के घूमना प्रारंभ करता है तो स्थितियां ऐसी दिखती हैं, ऐसी भावात्मक वेश होता है कि जो न चाहने वाले भी अपने जेब से उसकी थाली में डालना प्रारंभ करते हैं। और एक समय आता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के आज चला था उन उद्देश्यों को वो प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं, छात्रों, आप लोग जो उद्देश्य को लेकर के यहाँ पढ़ाएंगे छात्रों को, तो उसका परिणाम कितना स्पष्ट हो, कितना भावात्मक परिणाम हो कि लगे कि नहीं ये पूरे पाठ का सारांश समायोजित है। ऐसे समापन कथन का प्रयोग करेंगे, ऐसे समापन करेंगे तो आपकी जो लेक्चर होगी, आपका जो पाठ होगा, वो पाठ प्रभावशाली होगा और आप एक अच्छे अध्यापक की गणना करेंगे। आपका मान, आपका सम्मान विश्व में रहेगा और विश्व में आप चर्चित रहेंगे और यही सबसे आपकी अमूल्य धरोहर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 सुनने के लिए धन्यवाद। दो लाइनें कहेंगे कि अध्यापक की कितनी महत्ता होती है। मैं आप सबके लिए भी माँ सरस्वती से विनती करता हूँ, आपके लिए ही कुछ आपके लिए मांगता हूँ कि हे माँ, हे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे नहीं आपको। हे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे अध्यापक बनना है। हे माँ मुझे शक्ति दो, अध्यापक बनूंगा, देश के विकास का मैं नायक बनूंगा। हे माँ मुझे शक्ति दो, मैं अध्यापक बनूंगा, देश के विकास का मैं नायक बनूंगा। गांधी, मालवीय, टैगोर की तरह माँ भारती का बेटा एक लायक बनूंगा, एक लायक बनूंगा, एक लायक बनूंगा। धन्यवाद।